हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीएस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों, आपको पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत सारे पोस्ट निकल रही हैं बाई पीएसएसबी, यूपीएससी, नीट और इसी तरह पंजाब पटवारी का भी टेस्ट जो है वो पेंडिंग है। इसी तरह नायब तहसीलदार, पुलिस की भी नई पोस्ट आई हैं। इसी तरह पंजाब पावर कॉरपोरेशन की पोस्ट हैं। तो वेरियस पोस्ट के लिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। तो उसके लिए हमने आपके लिए एक सीरीज़ तैयार किया है, जनरल साइंस का सीरीज़ तैयार किया है। और इसमें हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं वो सब के सब हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। हम समझेंगे क्वेश्चंस को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को विद डिटेल्ड आंसर्स, विद एक्सप्लेनेशंस कि किसी क्वेश्चन का आंसर क्यों आया है। तो इसी तरह हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और हमारे जो कंपटीशन के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो भी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह हमारा नीट का टेस्ट है, तो उसके लिए भी ये टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज जो है, क्वेश्चन सीरीज जो है, इट्स वेरी यूज़फुल। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल एसपीएस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको नई से नई अपडेट्स मिल सकें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और ये आपको क्वेश्चन सीरीज़ अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन the questions which are most important for the government jobs. Okay, let's start. What is the SI unit for measuring intensity of sound or noise? SI friends, इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो ये डेसिबल यूनिट होती है इसकी। SI यूनिट फॉर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज़ को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोग मास जो है वो किलोग्राम में मेजर करते हैं। हमारे पास बेसिक जो है 7 यूनिट्स हैं। हम मास किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम इन सेकंड मेजर करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर वी आर कैलकुलेटिंग, एंड सिमिलरली टेम्परेचर केल्विन में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in mole. These are the fundamental SI units. So the sound or noise is intensity of the sound or the noise is measured in decibel. Okay, next question देखते हैं. The type of mirror used in automobiles to see the traffic on the rear side. मतलब ये है कि जो हमारी गाड़ियों में और बाइक पे जो शीशा लगा होता है, जो बैक साइड पे देखने के लिए पीछे कौन सी ट्रैफिक आ रही है उसको देखने के लिए जो शीशा लगा होता है, जो मिरर लगा होता है, वो कौन से टाइप का मिरर होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉनकेव मिरर, सेकंड इज प्लेन मिरर, देन कन्वेक्स मिरर और नन ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में हमने जो जो आंसर है इसका वो कन्वेक्स मिरर होता है, जो कि हमारे इमेज को लार्ज करके भी दिखाता है और हम बड़ा एरिया जो है पीछे देख सकते हैं विद कन्वेक्स मिरर। सो जो कन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं। और जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स मिरर की, ये हाफ ऑफ द इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज half of its radius of curvature. Okay, now coming to the next question, what is the SI unit for electrical resistance? I'm sorry for यहाँ पे एक spelling mistake है, it's electrical resistance. So here E is required. So electrical resistance को हम किस में measure करते हैं, ये हमारा सवाल है। तो इसमें आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं कैंडेला, सेकेंड इज ओहम, हर्ट्ज और रेडियन। So friends, the right answer is for electrical unit is ohm. हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर करते हैं। ये उस साइंटिस्ट के नाम पर है जिसने इसको डिस्कवर किया था रेजिस्टेंस को, उसी के ऊपर ओहम का लॉ है रेजिस्टेंस का। ओहम इज द SI यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल वोल्टेज है और I इज द करंट। सो ओहम का लॉ क्या है, V इक्वल टू IR मीन्स voltage is directly proportional to the current and resistance of the conductor. So this is the Ohm's law. Next question is, at what temperature the numerical values for Celsius and Fahrenheit scales becomes equal? Friends, हम जानते हैं कि हम टेम्परेचर को तीन तरह से मेजर करते हैं, सेल्सियस स्केल में, फ़ारेनहीट स्केल में और इसी तरह केल्विन स्केल में। बट द एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर की वो केल्विन है, ऑलवेज रिमेंबर। बट जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है तो दैट इज़ 37, जो हम लोग जनरली हमें फिजिशियन बताते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है हमेशा। तो दिस इज़ द बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। सो आपने सुना होगा कि आपका जो टेम्परेचर है 98.2 है, तो दैट इज़ इन फ़ारेनहीट। तो इसका जवाब जो है -40। वो -40 कैसे आया, ये सारी ऑप्शंस आपको दी गई थी। तो -40 आंसर इस तरह से आया कि सपोज हमें पता है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहीट इज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फार्मूला। C और द सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 और इसमें पैरेंथेसिस में हम लोग लिखते हैं F द वैल्यू फॉर द फ़ारेनहीट एंड -32। दिस इज़ द फार्मूला कि हमें अगर सेंटीग्रेड पता हो तो हम फ़ारेनहीट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरह फ़ारेनहीट पता हो तो सेल्सियस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ़ हम अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हमें एक कंडीशन दी गई है कि सेल्सियस फ़ारेनहीट स्केल में कैसे बराबर होता है। मान लीजिए हमारा सेल्सियस जो है किसी पार्टिकुलर फ़ारेनहीट पे इक्वल है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम ये फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो C इज इक्वल टू F हमें दिया गया है, सो हियर instead of C there will be F, or F is equal to 5/9, then the equation remains the same as is here you can see। तो उसके बाद जो है हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 9F और इक्वल टू 5F - 16 हमें मिल जाता है। तो इसके बाद जो है F की वैल्यू जो फ़ारेनहीट की वैल्यूज़ हैं वो हम एक साइड में ले जाएंगे, बाकी एक साइड में रख लेंगे। सो दिस इज़ आई एम सॉरी, दिस इज़ 160, दिस इज़ नॉट 60, दिस इज़ 160। तो उसके बाद हम जब कैलकुलेट करते हैं F की वैल्यू को 9 - 5 इज़ इक्वल टू 4, तो 4F इक्वल टू -160। तो F इज़ इक्वल टू -160/4, that is equal to -40. So at -40 the values for C are equal to Fahrenheit. So here at F equal to -40, so that is the value for C, means C is equal to F when Fahrenheit is -40, means C at 0 is equal to -40 Fahrenheit. Okay, so next question, what is the major constituents of गोबर गैस? गोबर गैस हमें पता है कि हम जो उपले होते हैं उससे बनाई जाती है, जो कौ डंग होता है, बैफलो डंग होता है, उससे गोबर गैस बनाई जाती है। और इंडियन गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, गोबर गैस प्लांट्स उनको बोला जाता है, बड़े ही चीप मिल जाते हैं और इस पर सब्सिडी भी मिलती है और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड सोर्स फॉर दी नेचुरल गैस। तो दिस इज़ द, हमें जैसे हमारा एनर्जी रिन्यूअल के लिए जो एक प्रोसेस होता है, तो ये वो वाला प्रोसेस है कि हम हमारे जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं ताकि मिनिमम वेस्टेज हो, तो उसके लिए गोबर गैस बनाई जाती है। तो गोबर गैस का मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर और नाइट्रोजन। तो गोबर गैस में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो फ्रेंड्स मीथेन होता है। मीथेन जो है एक गैस है, एक हाइड्रोकार्बन है और जो इसका फॉर्मूला है मीथेन का वो CH4 है, मतलब कार्बन के साथ 4 जो है हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। तो ये हमारे पास मीथेन का जो हमारा सिंपल फार्मूला है, अगर हम देखना चाहें
तो ये चारों ओर जो है हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। तो इस जो गैस को जो कहा जाता है, दिस इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। तो यही जो है बलती है, इसी से हम एनर्जी लेते हैं टू कुक आवर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। सबसे पहले फ्रेंड्स वी शुड नो दैट व्हाट आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो ये हम आपकी जो अपनी सिक्रीशन है इन द डक्ट रिलीज करती हैं। तो इसका ऑप्शन है कौन सी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड उसको कहा जाता है, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस और द पाइनियल ग्लैंड। फ्रेंड्स अगर आप इस फोटो में देखें तो आपको दिख जाएगा कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमने दिखाई है, जो कि वेंट्रल सरफेस ऑफ द ब्रेन में रहती है। तो यहाँ पे ये जो सियान कलर में मैंने दिखाया है, ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। ऑल द ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और ये ब्रेन के अंदर वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। एंड ये इसका साइज़ जो होता है, जो हमारे पीस होते हैं, मटर के दाने होते हैं, उतने साइज़ का होता है ये। ओके, विच वन इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फ्रेंड्स हमें पता है कि हमारी बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल होती है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द लिविंग बींग्स। इसी तरह प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। पर हम अगर ऑर्गन लेवल पे बात करें, हमारे जैसे किडनीज हैं, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं और जो यूज़फुल मटेरियल्स हैं वो हमारे रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब उसका जो बेसिक यूनिट है किडनी का वो कौन सा रहता है? तो इसका ऑप्शंस है नेफ्रॉन, हाइपोथैलेमस, इरिस और द किड्यूल्स। सो फ्रेंड्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द किडनीज इज नेफ्रॉन। आप जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी विच इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलके अबाउट 1.8 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर होते हैं जो मिलके एक पूरा किडनी बनाते हैं और हर एक इंडिविजुअल नेफ्रॉन जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो है क्या चीज़ है जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन करती है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा और रूट्स। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के। तो आपने आई एम श्योर इन द लोअर क्लासेस पढ़ा हुआ होगा कि कौन सा प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू, तो वो जाइलम टिश्यू होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड वाला जो है ये जाइलम टिश्यू है और आउटसाइड में फ्लोएम टिश्यू होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम जो है फूड की ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम जो है वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम हार्ड टिश्यू होता है और फ्लोएम सॉफ्ट टिश्यू होता है। ओके, नेक्स्ट, विच गैस इज इन्वॉल्व इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ है वो 1984 में हुई थी। गालिबन 1984 में ये 2 और 3 दिसंबर को हुई थी। भोपाल जो है एमपी की कैपिटल है। तो इसमें बहुत सारे लोग, लाखों लोग मारे गए थे। तो ये कौन सी गैस थी जो उस दिन जो है रिलीज़ हुई थी, जो लीक हुई थी, नॉट रिलीज, लीक हुई थी। तो उसमें से ऑप्शंस हैं आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, मिथाइल आइसोसाइनेट और अमोनिया। तो फ्रेंड्स इन सब में से हमें सबसे पहले देखना होता है कि कौन सी गैस ज़्यादा टॉक्सिक है। यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये आपका राइट आंसर है, सही आंसर है। उस वक्त जो है भोपाल के अंदर 2 और 3 दिसंबर को 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट जो है लीक हुई थी एक फैक्ट्री से। तो जिसकी वजह से लाखों लोग उसके ग्रस्त में आ गए थे। इसकी जो है दे वर अफेक्टेड बाय दिस लीकेज। सो आप ये देख सकते हैं कि इस गैस का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे CH3 है, दिस इज नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड टू द कार्बन, देन कार्बन इज डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम। So friends, next question is which coal contains the highest percentage of carbon। जैसे मैंने आपके ऑप्शन के लिए, क्योंकि
टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ आंसर मैं पहले ही दे देता हूँ, कुछ आंसर जो है मैं आपको सोचने के लिए देता हूँ। तो ये आंसर मैंने पहले ही दिया हुआ है कि एंथ्रासाइट जो है ये वो वाला कोल है जिसके अंदर 90% कार्बन होती है। तो उसके बाद नंबर आता है इग्नाइट कोल का, तो उसके अंदर इसके बाद जो है परसेंटेज होती है। Which one is the largest gland in the human body? It's very important question for every government exams for general science. तो इसमें कौन सा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा रहता है? तो इसके ऑप्शंस है पाइनियल ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियास, सबलिंगुअल। तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड in the human body and its regeneration power is very strong. आपने देखा होगा कि आप लिजर्ड की अगर टेल टूट जाए तो वो कुछ टाइम के बाद वापस आ जाती है, तो इसको रीजनरेशन पावर बोलते हैं। बट ह्यूमन बॉडी में किसी भी ऑर्गन की एक्सेप्ट लिवर रीजनरेशन पावर नहीं होती, उतनी अच्छी पावर नहीं होती, क्योंकि जो है हमारे सेल डिफरेंशिएटेड मतलब स्पेशलाइज्ड हो चुके होते हैं, उसके बाद वो उनकी डेथ ही होती है, तो रीजनरेशन नहीं होती, नए सेल्स नहीं बनते। तो फ्रेंड्स लिवर के जो है अगर 90% लिवर डैमेज भी हो जाए तब भी जो है अपने आप को रिकवर कर लेता है। बट ऑलवेज बी टेक केयर ऑफ योर लिवर, डोंट ड्रिंक अल्कोहल एंड डोंट टेक फास्ट फूड्स मच and other things which affect the efficiency or which increase the workload on the liver. So take care of your health, because liver is a very important gland or the largest gland in the human body. Then next question is the process in which zinc is coated on the iron to prevent the rusting is known as. वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें जिंक जो है आयरन के ऊपर कोट किया जाता है ताकि उसको रस्ट लगने से, जंग लगने से बचाया जा सके? तो प्रोसेस के नाम हैं आपको दिए गए सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। आप हमेशा इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन जो है इन दोनों को कंफ्यूज करेंगे। फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर कि जो गैल्वेनाइजेशन है इसमें जो जी आता है तो ये इज़ फॉर जिंक। सो गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग ऑफ द जिंक on the surface of iron so that it could be prevented from rusting. So it is the right answer for this. Name the instrument which uses sound waves to measure the depth of the ocean. Oceans जो है उनको समंदरों के अंदर उनकी गहराई को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो कि साउंड वेव्स को यूज़ करके उसकी डेप्थ का पता लगाता है? तो फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस हैं रडार, सोनार, डायनामोमीटर एंड एममीटर। सो सोनार हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसको सोनार कहा जाता है, एंड रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसको रडार कहा जाता है। एममीटर जो है यूज टू measure the current in the circuit. डायनामोमीटर इज यूज टू measure the torque or the power. सो हमारा इस हिसाब से जो है सही आंसर जो है वो सोनार है, दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एक सिस्टम है, इसके डिवाइस जो है सोनार के वो ओशियन की डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिमिलरली आप लोग और भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के सब मैरीन्स में भी इसका किसी लेवल पे यूज़ होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर। तो इसी तरह हम लोग नई और भी वीडियोस के साथ सीरीज़ के क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे आपके पास। आपको नए से नए क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम लेकर आएंगे, एज वेल एज दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द नीट। So if you are new to my channel, then please subscribe my channel SPS Academy for Excellence and press the bell icon so that you can get recent updates, recent videos. And if you like this video, then please like it, press the like button. Then we will meet, see you soon in the next video. Up to that time, thank you. Jai Hind.